नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तुगलक वंश अपना चल रहा है। तुगलक वंश में हम अपन पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में अफगानपुर में एक लकड़ी के मंडप में दबकर जो गयासुद्दीन तुगलक है उसकी दबकर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके पश्चात उसका जो पुत्र था जोना खान, वो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के साथ क्या बनता है, नया सुल्तान बनता है। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी इसका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, अब देखो सुल्तान के बारे में। देखो, ये दिल्ली सल्तनत एक विचित्र सुल्तान था जो कि इसकी किस्मत बहुत ही खराब निकली। ये नए नए प्रयोग करता था, लेकिन जब भी कोई नया प्रयोग करने जाता था वो योजना असफल हो जाती थी। तो मतलब कि ये था कि काफी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना इसकी आदत थी। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। देखो, इसका मूल नाम देखो, मूल नाम था इसका मलिक फखरुद्दीन जोना खान। पूरा नाम है जोना खान कहते हैं वैसे तो, मलिक जोना खान, इसका पूरा नाम था। मूल नाम, उपनाम था इसका अबुल मजाहिद। अबुल मजाहिद इसका उपनाम था। राज्याभिषेक कहाँ हुआ इसका, इसने अपना राज्याभिषेक बलबन का लाल महल जो था उसमें करवाया। बलबन के लाल महल में। इसकी उपाधि की बात की जाए तो इसकी उपाधि देखिए, इसकी उपाधि थी उलू खां। एक उपाधि की थी उलू खां। इसके अलावा एक उपाधि और थी इसकी अल सुल्तान जिल्ले इलाही। जिल्ला इलाही, ये इसकी एक और उपाधि थी। जिल्ले इलाही, जिल्ले अल्लाह, जिल्ला अल्लाह, जिल्ले अल्लाह, जिल्ली, जिल्ला जिल्ला नहीं, जिल्ली, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, इसकी एक और उपाधि थी ये। और ये जो उपाधि है, ये वाली, ये इसके जो सिक्के हैं, सिक्कों पर मिलती है। ये उपाधि इसकी सिक्कों पर मिलती है। कौन, किसके सिक्कों पर? इसके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उन सिक्कों पर ये उपाधि मिलती है, अंकित मिलती है। ठीक है, और देख इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट फॉर्म कहा जाए तो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो देखो राज्यारोहण के तुरंत बाद उसने मोहम्मद की उपाधि धारण की। राज्यारोहण के तुरंत बाद उसने मोहम्मद नाम अपनाया। मोहम्मद नाम अपनाया। मोहम्मद का मूल नाम जोना खा था, उल्लू खां इसकी उपाधि थी। मोहम्मद बिन तुगलक से लेना देना नहीं था। राज्यारोहण के तुरंत बाद इसने मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन की नया नाम रखा था इसने। और देखो इसके बारे में, एडवर्ड थॉमस ने
इतिहासकार है एडवर्ड थॉमस ने इसे सिक्के बनाने वालों का सुल्तान, इसे सिक्के बनाने वालों का सुल्तान तो काफी सिक्के जारी किए थे इसने। सिक्के बनाने वाले को सुल्तान एवं धनवानों का राजकुमार का एवं धनवानों का युवराज कहा। धनवानों का युवराज कहा किसको? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने कहा? ये इतिहासकार है, इनका नाम याद रखना है आपको, एडवर्ड थॉमस। ठीक है, आगे देखो। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। मुद्रा शास्त्री होता है जो सिक्कों की जानकारी रखता हो, सिक्कों का ज्ञान रखता हो, मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। इसको मोहम्मद बिन तुगलक को। और देखो, बर्नी ने इसे नाकाम परियोजनाओं का मेधावी करता रहता घोषित किया। बर्नी ने इसे नाकाम परियोजनाओं का करता धरता घोषित किया है। बर्नी वही इतिहासकार है जिन्हें तारीख की फिरोशाही लिखी थी। ठीक है, और एक इतिहासकार है इसामी। इसामी ने इसे काफिर का मतलब हो जाए तो मुस्लिम ना हो, विधर्मी। काफिर या विधर्मी कहा है। अब विधर्मी क्यों कहा है, ये जब आगे पढ़ेंगे हम धीरे धीरे तब पता चल जाएगा कि विधर्मी क्यों होता है, विधर्मी कहा है। अब देखो, एक अभिलेख है, जैसे कि हमने जब गियासुद्दीन तुगलक के अभियान पढ़े थे तब उड़ीसा में जब अटैक करता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो वहां पर एक शिलालेख अंकित करवाता है, राजमुद्री अभिलेख। राजमुद्री अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक की जो विजय का उल्लेख है, राजमुंद्री कहाँ पे है? जाजनगर, उड़ीसा में। राजमुंद्री अभिलेख में MBT मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय उलुग खां, उपाधि उलुग खां की विजय का तो उसने एक ही तो विजय की थी उड़ीसा की, विजय का उल्लेख है। याद रखना है आपको, कहाँ पे? जाजनगर, उड़ीसा। इस अभिलेख में उसे दुनिया का खान कहा। इस अभिलेख में क्या कहा है? राजमुद्री अभिलेख में उसे दुनिया का खान कहा। अब खान क्या होता है? ये खान कोई मुसलमान की उपाधि नहीं थी। जैसे चंगेज खान,
खान, चंगेज खान कोई मुस्लिम थोड़ी था, चंगेज खान बौद्ध था। तो खान का मतलब होता है जिस प्रकार पूरे सौरमंडल में एक सूर्य है, उसी प्रकार धरती पर या एक राज्य में केवल एक ही राजा रह सकता था। तो इसने यानी पूरी दुनिया का खान कहा है। खान का मतलब वो होता है एक, सर्वेसर्वा। तो पूरी दुनिया का खान कहा है इसके अंदर राजमुद्री अभिलेख में, मतलब इसकी महिमा मंडित की गई है बड़ा चढ़ाकर। अब देखो 1338 ईस्वी का एक अभिलेख है सरबन शिलालेख में, 1328 ईस्वी के सरबन, एक जगह का नाम है सरबन, सरबन शिलालेख में, सरबन शिलालेख में मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट का मोती कहकर किया गया। सरबन शिलालेख में मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट का मोती कहकर क्या है, सम्राटों में मुकुट का मोती कहकर किया गया। यहाँ पर भी इसकी महिमा मंडित की गई है, प्रशस्ति गान किया गया है, प्रशंसा की गई है। ठीक है। मथुरा के, थोड़ा सा आगे ऊपर वाले हटा देता हूं, नोट कर लेना आप सब। मदुरा यानी कि मदुरई, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो मदुरा के ज्ञानपुरेश्वर मंदिर का लेख मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के 9वें वर्ष का है। लेख में उसे आदि सुल्तान कहा गया है। एक जगह है मदुरा में, एक मंदिर का लेख है मदुरा के ज्ञानपुरेश्वर मंदिर है। मदुरा में क्या है, ज्ञानपुरेश्वर मंदिर। इस मंदिर का जो लेख है, शिलाओं पर एक लेख लिखा हुआ है। उस लेख में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको आदि सुल्तान कहा है। यानी कि इसकी महिमा मंडित की गई है यहाँ पर भी, क्योंकि मदुरा को इसने जीत लिया था। मदुरा जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य का एक अंग था, उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। और ये था मोहम्मद बिन तुगलक के 9वें वर्ष में उत्कीर्ण किया गया था, 9वें वर्ष में ये लेख याद रखना। ठीक है। और देखो हमारे पास खुद की है। और देखो तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली पर बैठने वाले सुल्तानों में सबसे अधिक विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक ये क्या था, सभी सुल्तानों में, अब तक दिल्ली पर जितने भी सुल्तान बैठे थे उनमें सबसे बड़ा विद्वान ये था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ये था, और सबसे ज्यादा तर्कशील व्यक्ति भी यही था। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतना तर्कशील होने के बावजूद हर चीज को नाप तोल कर, सोच समझ कर करता था। लेकिन किस्मत इसकी ऐसी फूटी थी कि हर चीज को तर्क की कसौटी पर रखने के बावजूद ये देखता था, लेकिन ये जो भी फैसले लेता था, जो भी योजनाएं बनाता था, वो असफल हो जाती थी।
क्योंकि किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक सभी सुल्तानों में, कौन थे सुल्तान, तो दिल्ली पर बैठे थे, सुल्तानों में क्या था, सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, विद्वान आदमी था। फारसी गद्य में, फारसी गद्य में क्या करता था, ये पत्राचार करता था, अपने जो पत्र थे फारसी गद्य में लिखता था, गद्य पद्य में, गद्य नहीं पद, गद्य पद्य में लिखता, गद्य में पद्य में, पद्य में लिखता था। ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक, ये अच्छा सुलेखक था, अच्छा सुलेखक था। पद्य के साथ साथ गद्य गद्य में भी करता था, याद रखना, पद्य का अच्छा जानकार था। ये क्या था, धर्म और दर्शन का जानकार था, धर्म एवं दर्शन का अच्छा ज्ञाता था। इसे कई भाषाएं आती थी, इसे कई भाषाओं के जानकार थे, कई भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था, जैसे फारसी, अरबी, तुर्की, फारसी, अरबी, तुर्की आदि। इन भाषाओं को ज्ञाता था ये, अच्छा अच्छे तरीके से बात कर पाता था लोगों से, जो भी इस भाषा के जानकार थे। इसके अलावा दर्शन के साथ साथ ये गणित का अच्छा ज्ञाता था, खगोल शास्त्र अच्छे से आता था इसे, चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता था। अब इतना ज्ञान होने के बाद तो इतना आदि विद्वान तो हो गए, सब ज्ञाता था। साहित्य का अच्छा ज्ञाता था, फारसी अरबी साहित्य जानता था, अच्छा ज्ञाता था। और तीव्र बुद्धि, इसकी तीव्र बुद्धि और आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति एवं ज्ञान पचाने की असाधारण योग्यता से संपन्न था। तीक्ष्ण तर्क बुद्धि, तीव्र तीक्ष्ण, तीक्ष्ण तीक्ष्ण तर्क बुद्धि, आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति, आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति एवं ज्ञान पचाने की असाधारण योग्यता। ज्ञान पचाने की असाधारण योग्यता से संपन्न था। मतलब कि ये सारे गुण इसमें विद्यमान थे। मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि ये इतनी सारी जानकारियों का ज्ञाता था, तो ऑब्वियसली क्या था, एक अच्छा विद्वान था। हर समय क्या करता था, ये इन सबका अध्ययन करता रहता था, नई नई जानकारियां जुटाता रहता था।
तो इस तरीके से क्या हो गया, ये एक अच्छा विद्वान हो गया। इब्न बतूता बताता है कि इब्न बतूता, आप सब जानते होंगे इब्न बतूता को, जो कि क्या कहाँ का था, अफ्रीका महाद्वीप के एक देश है मोरक्को, वहां का निवासी था, जो कि 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और यहाँ आकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे एक पद दिया काजी का, यानी कि न्यायाधीश का, और न्यायाधीश का पद दिया। उसके बाद इसने क्या किया, इसको चीन का राजदूत बनाकर भेजा, और राजदूत बनाकर भेजा तो क्या किया, राजदूत बनाकर भेजा, और वापिस से फिर ये अपने घर चला गया। और वहां जाकर इसने जो दिल्ली जो अपने यात्रा वृत्तांत था उसका उल्लेख किया। और इसके अलावा जो यहाँ के दिल्ली के निवासियों से, जो पिछले शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक से पहले के, उनके बारे में जो सुना था उसको लिपिबद्ध किया। कहाँ पे किया, कहाँ लिखा, अपने देश जाकर, मोरक्को जाकर। उसका जो ग्रंथ है वो कहलाता रहला। तो उसमें ये लिखता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखता है कि उदारता उसके सभी गुणों में प्रमुख है। क्या लिखता है ये, उदारता उसके सभी गुणों में प्रमुख है। ये स्टेटमेंट देता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कौन, इब्न बतूता। अब देखो इब्न बतूता को लेकर काफी सारे इतिहासकारों में क्या है, मतभेद। क्योंकि जो इब्न बतूता है वो अपने रहला ग्रंथ में ये जानकारी देता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो क्या था कि विधर्म का विनाश करने वाला था। मतलब कि हिंदुओं को क्या करता था, वो आए दिन दंड देता था, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि वो विधर्मी या काफिरों को क्या करता था, उनके रक्त नहीं बहाता था। मतलब हर दिन आए दिन दरबार में उसके रक्त की नदियां बहती थी। ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कुछ इतिहासकार। लेकिन अगर अपन साहित्य को खंगालते हैं, उस तत्कालीन साहित्य जिस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा गया, तो उससे पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो उदार था, जो काफिर थे, मतलब कि जो इस्लाम नहीं थे, इस्लामिक नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, जो इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करते थे, उनको काफिर कहा जाता था, जैसे हिंदुओं को। तो क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हमें ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हिंदुओं की उस टाइम में क्या थी, कंडीशन अच्छी थी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में हिंदुओं का काफी अच्छी मात्रा में प्रतिनिधित्व था। और यहाँ तक कि जैन धर्म के आचार्य से भी उसकी भेंट होती रहती थी। वो जैन धर्म, सूफी धर्म और भक्ति आंदोलन के जितने भी संत थे उस समय के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, संत थे, उनसे क्या करता था, उनकी संगत में रहता था, उनसे क्या करता था, ज्ञान प्राप्ति करता था, उनके साथ सत्संग क्या करता था। तो हमें जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि उसके दरबार में उसने से कई सारे हिंदुओं को पद दिए, महत्वपूर्ण पद दिए, इससे साफ झलकता है कि वो उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसमें धार्मिक सहिष्णुता थी। लेकिन मोहम्मद बिन जो इब्न बतूता है वो अपने ग्रंथ में ये भी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो काफी क्या था, अजीबो गरीब प्रकृति का व्यक्ति था। कई उसे पागल सुल्तान कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वो जब खुश हो जाए तो लाखों का दान दे दे, अपना सर्व साम्राज्य न्यौछावर कर दे, और अगर क्रुद्ध हो जाए तो यमराज से भी बड़ा दंड दे, मतलब यमराज से भी तगड़ा वो हो जाता है, वो गुस्से में हो जाता है। तो वो क्या था, मूडी आदमी था, पता जब उसके जज जाए जब कुछ भी काम कर दे वो। और ये था कि वो क्या करता था, जब विदेशी लोग आते थे राज्य के अंदर उनको बड़ा सम्मान देता था, उनको बड़ा आदर करता था। और इसी का बारे में इब्न बतूता अपने ग्रंथ में ये बताता है कि इसी का फायदा उठाकर क्या कर, इससे का फायदा जो व्यापारी लोग थे वो उठाते थे। क्या होता था कि बाहर से जब लोग आते थे तो अपने साथ राजा को भेंट देने के लिए कुछ नजराना पेश करते थे, और ये बात व्यापारी में फैल गई थी कि राजा के पास जो विदेशी लोग, विदेशी लोगों में विद्वान लोग जब जाते थे तो क्या करते थे, भेंट लेके जाते थे। तो व्यापारी क्या करते थे, विद्वानों को बीच रास्ते में पकड़ लेते थे, और बीच रास्ते में पकड़ लेने के बाद क्या होता था कि वो उनको फ्री के अंदर सामान दे देते थे राजा को भेंट देने के लिए, और उन
उनसे केवल एक शर्त रखते थे कि राजा से जो भी मिलेगा उसका इतना इतना परसेंट हमको देना होगा। तो इस मोहम्मद बिन तुगलक की जो विद्वता थी उसका फायदा व्यापारी लोग उठा रहे थे। ऐसा स्टेटमेंट हमें इब्न बतूता के रहला जो ग्रंथ है उसमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, आगे देखो। तो काफी विचित्रताओं से भरा हुआ सुल्तान था ये, जब आगे पढ़ेंगे। देखो देखो कुल मिलाकर वह है एक बुद्धि वाली शासक था, या अपने ये कह सकते हैं अभी जो अपने पढ़ा, कुल मिलाकर वह एक बुद्धि वाली शासक था, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक विश्वासों को, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक विश्वासों को श्रद्धा भाव से नहीं अपितु तर्क की कसौटी पर स्वीकार करता था। अपितु भाव से नहीं, अपितु तर्क की कसौटी के आधार पर स्वीकार करता था। मतलब कि जहां अपन ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर वो क्या कहता था, धर्म में क्या लिखा है। जब उसका वह अपने जो वजीर थे उसके साथ जब उसका वार्ता होती है अलाउद्दीन खिलजी की, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ये कहता है कि कुरान में हदीस में क्या लिखा है, शरीयत में क्या लिखा है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन राज्य के हित में जो सही है, जो मुझे सही लगता है वो मैं करूंगा। उसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अलाउद्दीन की जो क्या बोलते उसकी जो प्रवृत्ति थी, राज्य का जो राजत्व था उसको आगे बढ़ाने वाला शासक ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने तर्क को आधार बनाया, ना कि धार्मिक विश्वासों को श्रद्धा भाव या उनकी जो भावनाएं होती है उसको उसके आधार पर देगा। तर्क को इंपोर्टेंस दिया इसने, जो तर्क के आधार पर जो तर्क की कसौटी पर सही उतरेगा वो चीज राज्य के हित में है वही लागू की जाएगी। ठीक है, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और देखो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों और प्रशासन सिद्धांतों का नवनिर्माण। देखो मोहम्मद बिन तुगलक, आगे देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक प्रयोगवादी सुल्तान था। मतलब कि नए नए प्रयोग करना इसकी आदत थी। प्रयोगवादी सुल्तान था। सल्तनत की प्रयोगशाला में, यानी कि दिल्ली सल्तनत के उसके टाइम पीरियड में जब वो शासन कर रहा था, तो उस राजनीतिक और आर्थिक प्रयोग किए। इसने क्या किए, प्रयोग में राजनीतिक आर्थिक प्रयोग किए। इसने राजनीतिक व आर्थिक प्रयोग किए। इसी कारण से ये क्या इतना प्रसिद्ध हो, और इसी कारण से क्या हुआ, ये प्रसिद्ध भी हुआ। इसे प्रयोगवादी सुल्तान कहा जाता है, प्रयोगवादी सुल्तान। और इसके प्रयोगों के कारण ही ये दिल्ली सल्तनत में फेमस हो गया। ये प्रशासन को
कौन? मोहम्मद तुगलक। वह प्रशासन को नए सिरे से व्यवस्थित करने, प्रशासन को नए सिरे से व्यवस्थित करने एवं उसके कार्य संचालन में एकरूपता लाने के लिए बड़ा उत्सुक था। व्यवस्थित करने एवं उसके कार्य संचालन में, प्रशासन कार्य संचालन में एक रूपता लाने के लिए बड़ा उत्सुक था। एक रूपता होनी चाहिए कार्य संचालन में, व्यवस्थित हो, सिस्टमेटिक हो, और कार्य में क्या हो, सब जो कार्य इनके द्वारा किया जाए उसमें एक रूपता होनी चाहिए। और देखो, इब्न बतूता के अनुसार उसने बहुत से आदेश जारी किए। इब्न बतूता के अनुसार उसने बहुत से आदेश जारी किए। ये आदेश जारी क्यों किए जाएंगे? क्योंकि वो क्या चाहता था कि प्रशासनिक और जो राज्य की नीतियां हैं उनका नवनिर्माण हो। इसलिए राज्य की नीतियां और प्रशासनिक सिद्धांतों का नवनिर्माण करने के लिए उसने बहुत सारे आदेश जारी किए। उन आदेशों में देखो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला आदेश क्या था कि उसने निरंकुश राजतंत्र का पुनः सशक्त बनाने का प्रयास किया। क्या कि उसने निरंकुश यानी किसी प्रकार का उस राज्य के राजा के ऊपर हस्तक्षेप ना हो। निरंकुश राजतंत्र को सशक्त बनाने का प्रयास किया। इस संबंध में उसने आदेश जारी किए कि राजा पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, राजा ही सर्वशक्तियों का प्रधान होना चाहिए, सामंत वर्ग के पुनर्गठन, सामंत वर्ग के पुनर्गठन तथा उसमें विविध तत्वों का प्रतिनिधित्व देने के उपाय तथा इसमें विविध तत्वों का प्रतिनिधित्व देने के उपाय ये हो। सामंतवादी जो ढांचा था उसको नए तरीके से पुनर्गठित करना था और विविध जो तत्व थे उनको प्रतिनिधित्व देना था, यानी कि योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा करना था, ना कि जो कुलीनता थी उसके आधार पर। जैसे कि बलबन ने कुलीनता को आधार बनाया और अलाउद्दीन खिलजी ने किस योग्यता को आधार बनाया था, उसी प्रकार से इसने क्या किया कि कुलीनता की जगह अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी, योग्यता, उसको आधार बनाया था। चाहे वो कोई से भी धर्म का हो, कोई से भी अमीर हो, गरीब हो, विदेशी हो या सादा अमीर हो, कोई भी हो, होना के लिए योग्यता के आधार पर उसने दिया। तीसरी देखो, धार्मिक सहिष्णुता का आचरण, धार्मिक सहिष्णुता का आचरण हो, इस पर बल दिया इसने। आचरण, राज्य में धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, इस संबंध में इसने आदेश जारी किए। और देखो, और इसे प्रशासनिक एकीकरण के उपाय किए।
इसके अलावा आर्थिक सुधारों के प्रयास किए, जैसे कि अपन दुआब में कर वृद्धि और नए सिक्के चलाना, वो सब इसमें देखें। आर्थिक सुधारों के प्रयास किए। अगला है सक्रिय विदेश नीति का पालन किया। सक्रिय विदेश नीति का पालन, इससे संबंधित इसने आदेश जारी किए। सक्रिय रूप से विदेश नीति सशक्त होनी चाहिए और इसका पालन होना चाहिए। इससे संबंधित इसने क्या किए? आदेश जारी किए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के क्या थे? जो कि इब्न बतूता कहता है कि इसने प्रशासनिक नीतियों, प्रशासनिक सिद्धांतों और राज्य के नीतियों को नवनिर्मित करने से संबंधित ये आदेश थे। इससे संबंधित ये प्रशासनिक सिद्धांतों और राज्य की नीतियों को नवनिर्मित करने के उद्देश्य से, ताकि इसने ये आदेश जारी किए और ये राज्य में लागू करने के नियम इसने बनाए। तो ठीक है, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक की बेसिक जानकारी, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। कल से हम उसके अभियान और उसके जो उसने योजनाएं बनाई थी उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।